हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव पाठशाला में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट के सीडीपी का, जो भी सीडीपी जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। ऑनलाइन एग्जाम का हम अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। टोटल जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका, उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ सीडीपी का ही पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके अगर इसमें प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो आप आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विकास क्या है? एक आयामी एक दिशीय में बदलाव किया जा सकता है या फिर आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है? तो फ्रेंड्स, जो विकास है उसमें बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? तो जो आंखों का रंग है वो आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो द्वितीयक समाजीकरण कहलाती है। बाकी के जो ऑप्शन है आप उसको भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ कम टाइम में आपका रिवीजन करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कोहलबर्ग के भौतिक विकास सामाजीकरण सिद्धांत में एक दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे उसने टोटल जो कोहलबर्ग के हैं वो 6 उप स्तर इन्होंने बताया हुआ है। तो 6 उप स्तर में ये पूछ रहे हैं कि तीसरे उप स्तर की क्या विशेषता है और तीसरे उप स्तर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है, तीसरा स्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना करना क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नए स्कीमा की रचना करना समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो यहाँ पे जो स्कीमा है वो संप्रत्यय या फिर कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्न में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो ये जो है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसका समर्थन करता है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है? जो रटना है वो पाढ़ का उदाहरण नहीं है। पाढ़ जो होता है वो लेस नॉलेजेबल से लेस नॉलेजेबल को, जैसे कि मोर नॉलेजेबल पर्सन टू लेस नॉलेजेबल को दिया जाता है, वो आपका जो ये प्रक्रिया होती है इसी को पाढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वेधन व दोहराव ये आपका उपयुक्त नहीं है एक शास्त्रीय पद्धति की संरचनावादी कक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा? बुद्धि को अनेक विशिष्ट संक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया। तो ये हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को अनेक संक्रियाओं के रूप में प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन या फिर मानवीकृत तथा एक समान मूल्यांकन? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संरचनात्मक मूल्यांकन पर महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है, निजी संवाद है, वो क्या होती है? तो बच्चों के अहम केंद्रिता का घोतक है या फिर बच्चों के क्रियाकलाप और व्यवहार का अवरोधक है? नेक्स्ट है कि जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नाल कपड़ा एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह जो है किसको दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर रूढ़िवादिता आपके जो सी टेट का चैप्टर है, सी टेट का सिलेबस है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपके एक क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछा जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करें, और एक रीजन दिया है कि जानकारी को पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ये तो गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है आर, लेकिन आर गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? जब कक्षा संरचनावादी होता है तो उसमें जो दोनों है वो एक्टिव होंगे। छात्र और अध्यापक जो दोनों है वो क्रियाशील होंगे, एक्टिव होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो वह उनकी उन अवधारणाओं को पूर्वाग्रह चिंतन करके बच्चों को शैक्षिक अनुभव की सीमित करते हैं। सीमित तो कभी भी शैक्षिक अनुभव को सीमित नहीं करेंगे। कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित करेंगे। बिल्कुल सही। तो जहाँ पे आपका दूसरा सही हो जाए वो आपका गलत हो जाएगा। पहला और ये दोनों आपका सही है, जबकि संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसको क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए? तो जब रमनीक है उसको विविध प्रकार के दर्शनात्मक पुस्तक तो दिखाएंगे नहीं, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के त्रिविमीय नक्शे और चार्ट स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, या फिर छोटी मुद्रा वाला कार्डशीट भी नहीं देंगे। ऑप्शन सी जो है वो आपका ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो अलग अलग तरकीब के बारे में सोचना अपसारी चिंतन कहलाती है, अपसारी सोच कहलाती है। नेक्स्ट है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी के स्थान पर डी लिखता है। तो फ्रेंड्स उसको जो है वो पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। डिस एक मिनट, 61 को 16 लिखता है, तो जब ये 61 को 16 लिख रहा है तो उसको डिस्ग्राफिया है, लेखन वैकल्य है। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकता है? व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति में, सहयोगात्मक अधिगम से, या फिर मानवीकृत निर्देश से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसको आपका तीसरा और चौथा जो है वो आपका करेक्ट है कि सहयोगात्मक अधिगम और मानवीकृत निर्देश के द्वारा उसको सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव के रूप में, या फिर अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? तो फ्रेंड्स छोटे वयस्कों के रूप में समझा जाता है। ये आपके कहा था जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे छोटे वयस्क के रूप में होते हैं, बस उनकी जो सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों की असफलता का गुणारोप हमेशा उनकी आनुवंशिकता के दोषों का कारण हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। नेक्स्ट है कि बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है, या फिर वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो वो अपने कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ जब संबंध स्थापित करेगी तो वो अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती। इस प्रकार का जो शिक्षा शास्त्र है वो अधिगम में स्थानांतरण और अंतः प्रक्रिया विषयात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करता है या फिर अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा।
और छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो जो ये ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके निगेटिव हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो ये जो है वो सभी आपके दीर्घ अवधि स्मृति में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों का निर्धारण करने में मदद करता है। तो जो आपका ये त्रुटियां हैं वो ग्रेड और पदों का निर्धारण करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आनंददायक और संतोषजनक जो अपने आप में होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। नेक्स्ट है शिक्षिका की अपने विषयों अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं हैं। ऑप्शन है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, का विद्यार्थियों के अधिगम में कोई संबंध नहीं है, विद्यार्थियों के अधिगम को उनकी स्वयं की क्षमता पर। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है कि शिक्षिका का जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं हैं वो उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, या फिर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित तो कभी नहीं होगा, बारंबार परीक्षा नहीं लिया जाएगा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रोत्साहित भी करके हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय समय पर प्रतिपुष्टि देना बाल केंद्रित शिक्षा में सृजन कर सकते हैं। तो आपका जो प्रतिस्पर्धा है वो कभी कभी आपके निगेटिव नकारात्मक भी हो सकता है, बच्चों में निगेटिविटी की फीलिंग आ सकती है, इसलिए इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, जी बिल्कुल सही। विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है। रटंत अधिगम को महत्व देना, ये आपका गलत है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना आपका करेक्ट है। तो जहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखे आप उसको काट दीजिएगा, पहला कट गया, ये भी कट गया, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे हमने आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सीटेट के उसके 1 to 5 के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप इसको देख लीजिएगा और इसकी जो अगली सेट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।